तो बेटा ये हमारा पेपर है अक्टूबर नवंबर 2023 वेरिएंट 22। हम लोग आज ये वाला पेपर अटेम्प्ट करेंगे। पहले जरा इसके डेटा रिस्पॉन्स को देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक कार्स क्रिएट चैलेंज फॉर ऑयल प्रोड्यूसर्स। इलेक्ट्रिक कार जो है वो बेटा जो डीजल वाली कार है या फिर पेट्रोल वाली कार है, तो ये उसके हिसाब से एक सब्स्टिट्यूट है। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूट्स के हवाले से यहाँ पर बात मेरे हिसाब से चलनी चाहिए। सही है? अब यहाँ पे oil companies are facing uncertainty in 2020 as the COVID-19 pandemic causes a collapse in demand for their product. बेटा डिमांड गिर गई है ड्यू टू कोविड, बट कार प्रोड्यूसर्स आर प्रेडिक्टिंग द पेंडेमिक विल हेल्प एक्सेलरेट द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स। कहता है कि कार प्रोड्यूसर ये चीज समझ रहे हैं कि पेंडेमिक की वजह से या कोविड की वजह से हमारी जो इलेक्ट्रिक कार्स है उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। आप लोगों के पास नोटबुक पेन वगैरह होना चाहिए ताकि आप लोग अपनी तरफ से पॉइंटर्स बनाते रहो। तो उनके हिसाब से ये है भाई कि यार जो इलेक्ट्रिक कार्स है उनकी डिमांड बढ़ जाए। ठीक है, तो डिमांड इधर इलेक्ट्रिक कार्स की बढ़ रही है, जबकि जो ओवरऑल ऑयल की प्रोडक्ट की अगर हम लोग बात करें तो वहां पर उनकी डिमांड फॉल होगी। ठीक है, अब आगे आए जरा। Looking ahead, cuts in investment by oil companies as their revenues fall could reduce supply enough to cause a rise in oil prices. तो बेटा लॉजिकल सी बात है, जब आपके पास सप्लाई फॉल हो रही है तो उससे ओवरऑल मैकेनिज्म के हिसाब से आपकी प्राइस बढ़ेगी। ठीक है, आगे कहता है कि यार दिस मेक्स इलेक्ट्रिक कार्स मोर अट्रैक्टिव जस्ट एज कार प्रोड्यूसर्स इंक्रीज प्रोडक्शन। तो कहता है इलेक्ट्रिक कार के अंदर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक कार वालों ने अपनी जो है वो सप्लाई बढ़ा दी है, तो जब वो लोग सप्लाई बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली प्राइसेस कम हो जाएंगी। तो फिर ये हिसाब के साथ यहाँ पे इलेक्ट्रिक कार्स का चल रहा है। तो मैं यहाँ पे ईसी लिख रहा हूँ ताकि मुझे आइडेंटिफाई करने में आसानी हो। इलेक्ट्रिक कार की बेटा सप्लाई बढ़ रही है, इसका मतलब है कि इनकी प्राइसेस जो है वो फॉल होंगी, जबकि जो हमारी वो वाली कार्स हैं, जो नॉर्मल डीजल कार्स हैं, उनकी सप्लाई कम हो रही है, तो इसका मतलब है कि उनकी प्राइसेस बढ़ रही है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक कार्स की डिमांड भी बढ़ने के चांसेस ने इंडिकेशन आपको दे दी। अब इसके नीचे टेबल 1.1 गिवन है, वो क्या कहता है, सेलेक्टेड डेटा फ्रॉम द ऑयल एंड कार इंडस्ट्रीज 2014 टू 2020। ये कहता है कि भाई ये डेटा हमारे पास गिवन है 14 से लेके 20 तक का, 6 साल का डेटा है। एवरेज रियल ग्लोबल प्राइस ऑफ ऑयल यूएस डॉलर पर बैरल। बेटा पर बैरल आपके पास क्या प्राइसेस चल रही हैं, जो 14 में 93.2 थी, 15 में कम हो गई, 16 में कम हो गई, 17 में बढ़ी, फिर कम हो गई और फिर कम होती गई। ठीक है, ग्लोबल सेल ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स 2014 की तो अवेलेबल ही नहीं है, और उसके बाद वो कंटिन्यूसली ऐसा एक अपवर्ड ट्रेंड जा रहा है और वो कंटिन्यूसली बढ़ती जाती है। सही, आगे है। However, the rise of electric car sales could slow within the next few years due to worldwide shortage of the supply of lithium needed for car batteries. कहता है कि यार हमारे पास लिथियम एक रॉ मटेरियल है जो कि इलेक्ट्रिक कार्स बनाता है, उसकी सप्लाई कम हो रही है। जब उसकी सप्लाई कम हो रही है तो इससे इंडिकेशन हमारे पास क्या आती है भाई कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी बढ़ जाएगी, क्योंकि लिथियम जो है इसकी सप्लाई आपके पास मार्केट में कम हो रही है, तो ओवरऑल प्रोडक्शन भी आपकी गिरेगी, तो सप्लाई पे क्या इफेक्ट आना चाहिए, फॉल हो जाएगी। आगे आओ। Demand for lithium could triple by 2025 to 1 million tons per year and then double again to 2 million tons per year by 2030। तो कह रहा है डिमांड लिथियम की बढ़ती जाएगी। तो बेटा अगर मैं जनरल सी बात करूं, डिमांड फॉर लिथियम क्यों बढ़ रही है, वो इसलिए बढ़ रही है कि इलेक्ट्रिक कार्स बनाने, और जब इलेक्ट्रिक कार्स आप लोग बनाएंगे तो डिमांड फॉर लिथियम बढ़ेगी, ऑटोमेटिकली लिथियम की प्राइस पे भी क्या इफेक्ट पड़ेगा, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये उसने बोला कि भाई 2025 तक वो क्या कहते हैं ट्रिपल होगी, और फिर वो क्या हो जाएगी भाई 2030 में वो डबल होना स्टार्ट होगी। आगे कहता है a typical lithium mine produces 30,000 tons per year, which means the market needs approximately 4 new mines per year to meet demand। तो बेटा मैं ये कह सकता हूँ, एक चीज को मैं बड़ी खतरनाक तरीके से यहाँ पे इवेल्युएट कर रहा हूँ, एनालाइज कर रहा हूँ, वो क्या है कि यार हमें 4 इस तरह की और माइंस चाहिए। तो मैं ये कह सकता हूँ कि लिथियम की सप्लाई कैसी है, लिथियम की सप्लाई इज इन इलास्टिक। ठीक है, इज इन इलास्टिक। और जब उसने बोला कि यार 30,000 टन हम लोग मैक्सिमम प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी कि ये परफेक्टली इन इलास्टिक की भी इंडिकेशन हमें दे रहा है, या तो इन इलास्टिक है या तो
perfectly inelastic supply. ठीक है भाई, ये हिसाब किताब फिलहाल चल रहा है। आगे, however, it usually takes about 6 years to discover, develop and put a lithium mine into production. कहता है कि यार यूजुअली हमें कितना टाइम लगता है एक लिथियम माइन को डिस्कवर करने में, अपने को तकरीबन भी 6 साल लग जाते हैं डिस्कवर करने में, डेवलप करने में और फिर माइन प्रोडक्शन करने में। यानी कि इनडायरेक्टली उसने ये बता दिया कि आपकी सप्लाई ऑफ लिथियम इन इलास्टिक। सही, आ गया। Rising global sales of electric cars are impacting on world oil producers. The boom years for the oil industry are over as economies start to deal with climate change. कहता है बेटा बूम साल आपके खत्म हो गए हैं, अब आप बर्बादी की तरफ हो। This will have significant implications for petrostates, countries whose economies are almost totally reliant on oil and gas। यानी कि एक तरीके से यूएई की यहाँ पे बात कर रहा है, सऊदीया की बात कर रहा है, कतर की बात कर रहा है। ये वो कंट्रीज है जो कम्प्लीटली ऑयल पे डिपेंडेंट है। तो कहता है जब हम लोग इलेक्ट्रिक की तरफ जाएंगे तो ऑयल वाली कंट्रीज की बच जाएगी। आगे आओ। Volatile oil prices, as illustrated in table 1.1, have already left many petrostate governments struggling। तो बेटा वो क्या बोल रहा है कि वो कंट्रीज जो कि ऑयल पर डिपेंडेंट है, यहाँ पीछे उसने क्या दिखाया हुआ है आपको कि देखो आपकी प्राइसेस कभी बढ़ रही हैं, कभी प्राइसेस कम हो रही हैं। तो कह रहा है स्टेबल के हिसाब से भाई आपकी कंट्रीज के हालात खराब है जो कि प्योरली ऑयल एंड गैस पर डिपेंडेंट है। The government of most Middle Eastern oil producing countries cannot maintain a balanced budget at 2020 average oil price of around $40 per year। तो कहता है मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जो है, जैसे कि मैंने आपसे कहा यूएई वगैरह, इनकी बचना स्टार्ट हो गई। Years of unstable oil revenues have left these countries with significant level of national debt। क्योंकि बेटा ऑयल की प्राइस ऊपर नीचे होती जा रही है तो उनके रेवेन्यू पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, ज्यादा होगा कम होगा, जिसकी वजह से उनको उधार लेना पड़ गया। Venezuela offers a cautionary tale. Serious mismanagement has caused its oil output in 2020 to drop to about 10% of its 2000 level। कहता है कि यार मिसमैनेजमेंट हुई वेनेजुएला के अंदर, जिसकी वजह से ऑयल का आउटपुट क्या हो गया, वो 10% पे आ गया। 2000 में जो वो प्रोड्यूस कर रहा था उसके 10% पे आ गया। बेटा अंग्रेजी सीखो, अंग्रेजी जरा अपनी बेहतर करें। वो ये नहीं कह रहा है कि 10% से गिरा है, वो ये कह रहा है कि गिर के 10% पे आ गया है। क्या लिखा हुआ है उसने, टू। अगर वो लिखता ना बाय, ड्रॉप बाय 10%, इसका मतलब होता है कि वो 10% से गिरा। उसने कहा है टू, टू का मतलब है कि 10% पे ऑपरेट कर रहे हैं भाई। अब आप आगे आए, क्या लिखा हुआ है उसने। आगे वो कहता है, आगे वो कहता है कि भाई GDP has fallen by more than 75% in the past 5 years and more than 5 million people have left the country। कहता है कि यार 5 साल के अंदर 75% आपका जीडीपी फॉल हुआ है। और एक और बात उसने क्या बोल दी, उसने कहा कि भाई आपकी जो 5 मिलियन की आबादी है उन लोगों ने आपकी कंट्री को छोड़ दिया है और वो यहाँ से जो है वो माइग्रेट कर गए हैं, बाहर किसी दूसरी कंट्री जा चुके हैं। ठीक है, तो भाई ये आपके फिलहाल जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस बता रहा है किस तरीके से आपके पास वो अफेक्ट कर रहा है ऑयल प्रोडक्शन और उसके हिसाब से। ठीक है जी, आगे। द सोल्यूशन इज डाइवर्सिफिकेशन। बेटा व्हाट इज डाइवर्सिफिकेशन? डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है कि आप लोग डिफरेंट प्रोडक्ट रेंज बनाए, डिफरेंट चीजें बनाए, ताकि अगर आपको एक चीज से नुकसान हो तो आप दूसरी चीज से उसको कवर कर लो। फॉर एग्जांपल जिस तरह सैमसंग की अगर मैं बात करूं, बेटा सैमसंग मोबाइल फोन टीवी फ्रिज 50 चीजें बनाता है कि अगर उसको टीवी से नुकसान हुआ तो फ्रिज से कवर कर लेगा, मोबाइल फोन से नुकसान हुआ तो लैपटॉप से कवर कर लेगा, मतलब डिफरेंट चीजें यहाँ पे कवर। तो कहता है सोल्यूशन क्या है भाई, डाइवर्सिफिकेशन। ये आपका सोल्यूशन है। Wealthy Middle East states such as Oman and Saudi Arabia are investing in renewable energy and international tourism। कहता है भाई ओमान सऊदी वगैरह किस पे खर्चा कर रहे हैं भाई, रिन्यूएबल एनर्जी बना रहे हैं, इंटरनेशनल टूरिज्म पे खर्चा कर रहे हैं। सऊदीया तो आपके सामने है भाई, डिस्को नाइटें खोल दी हैं, क्लब्स खोल दिए हैं और तरह की अय्याशी वहां पे हो रही है। Attempts at change by less wealthy petrostates such as Venezuela are hampered by a lack of capital at home and because they are often unable to attract international investors। कहता है जो गरीब फुकरा कंट्रीज है जैसे कि वेनेजुएला हो गई, ये लोग इन तरह की जैसे टूरिज्म वगैरह पर रिलाय नहीं कर सकते। प्रॉब्लम क्या है कि एक तो इनके पास कैपिटल नहीं है, दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि इनके पास इन्वेस्टर्स नहीं आते। सही, आगे क्या लिखा हुआ है भाई, अनेबल टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स और कैपिटल। आगे
As a result, they tend to focus on short term rather than long term economic growth. तो वेनेजुएला किस पे खर्चा कर रहा है भाई? वो खर्चा कर रहा है शॉर्ट टर्म ग्रोथ पे rather than long term economic growth. Ultimately, many petrostates are likely to need outside support to diversify their economies. In addition to financial aid के साथ साथ, it is suggested that wealthy countries should also offer technical assistance, such as retraining workers, help designing new tech system, and support with the adoption of renewable energy. तो कहते हैं कि यार फाइनेंशियल एड के साथ साथ जो भी आपके पास अमीर ममालिक हैं उनको और भी डिफरेंट तरीके से लोगों को हेल्प आउट करना चाहिए, उनके अंदर स्पेंडिंग वगैरह करनी चाहिए। शॉर्ट रन ग्रोथ कौन सी होती है बेटा? टैक्सेस के साथ ऊपर नीचे गेम कर देना, मतलब फॉरेन से इम्पैक्ट लाने वाला। डिमांड साइड पॉलिसीज अब यहाँ पे है, क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर ए कहता है using the data in table 1.1 calculate the percentage change in the average real global price of oil between 2014 and 2020। तो बड़ा सिंपल सा है बेटा, परसेंटेज चेंज जब भी आपने निकालना होता है आप सिंपल सा एक फॉर्मूला लगाते हैं, वो क्या है? न्यू माइनस ओल्ड ओवर ओल्ड मल्टीप्लाई बाय 100। 14 से 20 तक का वो आपसे पूछ रहा है, तो फॉर्मूला कैसे बनेगा भाई? 39.7 माइनस 93.2 ओवर 93.2 मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपके पास सिंपली यहाँ पे सीधा सा आंसर है। सही, तो ये था आपका पार्ट ए। आगे है, एक्सप्लेन व्हाई द प्राइस ऑफ ऑयल इन द वर्ल्ड मार्केट फेल इन 2020। बेटा 2020 में आपकी प्राइसेस क्यों गिरी है? तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज की इंडिकेशन है, क्या है? कोविड-19। तो आप बोले कि यार आपके पास शुरू आउट 2020 में बेटा कोविड-19 आ गया था, पेंडेमिक, वर्ल्ड पेंडेमिक आ गया था, लोगों को घरों में बंद कर दिया गया था, लॉकडाउन हो गया था, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? डिमांड गिर गई। क्या लिखा हुआ है भाई? डिमांड गिर गई। तो वो जब लेफ्ट पे गई तो वो पीछे की तरफ आ गई, ओवरऑल इक्विलिब्रियम क्वांटिटी गिर गई। ठीक है, उसके साथ साथ और क्या हो रहा है बेटा? उसके साथ साथ ये क्या हो रहा है आपके पास? देखो, सप्लाई, जब मार्केट में डिमांड गिरेगी तो ओवरऑल मार्केट में क्या क्रिएट हो जाएगा? सरप्लस। जब ओवरऑल मार्केट में सरप्लस क्रिएट होगा तो उससे बेटा लॉजिकल सी बात है, प्राइसेस गिरानी ही पड़ेगी ना प्रोड्यूसर को, ताकि वो इक्विलिब्रियम पे आ जाए। तो 2 मार्क का सवाल है, आपको उसको जनरल छोटी सी डिस्कशन करके बताएं। पार्ट सी क्या कहता है भाई? With the help of a diagram, explain why the supply problem referred to may lead to increase in the price of electric cars in future and consider one policy that may be used to overcome the supply। तो बेटा यहाँ पर जरा डायग्राम को देखिएगा, क्या लिखा हुआ है भाई? उसने आपको पीछे एक चीज लिख के दी थी, ये इलेक्ट्रिक कार्स का आपसे पूछ रहा है ना, वो आपसे इलेक्ट्रिक कार का पूछ रहा है सीधा सीधा। तो बेटा आपने यहाँ पे डायग्राम भी किसकी बनानी है? आपने उसको सिंपल डायग्राम बना के दिखानी है इलेक्ट्रिक कार की। ठीक है, इलेक्ट्रिक कार की आपने डायग्राम बना के दिखानी है। सिंपल डायग्राम आप क्या बनाओ? ये वाली बना दो कि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है, आपकी सप्लाई कम हो रही है, जनरली आपके पास इस तरीके से इक्विलिब्रियम आएगा कि आपकी सप्लाई पीछे की तरफ आ गई। ऐसे ये डिमांड है, ये सप्लाई है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है, तो बेटा ये लो सप्लाई आपके पास कम हो गई, पीछे की तरफ आ गई। ठीक है, इस तरीके से आपने उसको बता दिया। फिर आप फर्दर इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे भाई? उसने आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि भाई देयर वाज अ शॉर्टेज ऑफ सप्लाई ऑफ लिथियम दैट इज नीडेड टू प्रोड्यूस कार बैटरीज फॉर इलेक्ट्रिक कार्स। इसको एक्सप्लेन करें आप, इसको एक्सप्लेन करेंगे, इसको बता देंगे, तो भाई ओवरऑल आपके पास डायग्राम भी एक्सप्लेन हो गई और मामला भी आ गए। अब सवाल ये है कि सर जो हमारा रिमेनिंग पार्ट है, वन पॉलिसी दैट मे बी यूज टू ओवरकम दिस सप्लाई, उसने आपको पीछे क्या बताया? उसने आपको पीछे बताया हुआ है कि आपके पास कितनी माइंस है लिथियम की। उसने बोला हुआ है कि यार 30,000 टन हमारा पर साल में बनता है, और हमें कितनी माइंस चाहिए? हमें 4 न्यू माइंस चाहिए। तो आप उसको बता दो कि भाई 4 न्यू माइंस का पता कैसे चलेगा आपको? थ्रू रिसर्च एंड डेवलपमेंट, थ्रू ट्रेनिंग। ठीक है, आप अपनी टीम बनाएं जो ढूंढे कि यार लिथियम कहाँ कहाँ है आपके मुल्क में, जाके उसको एक्सट्रैक्ट करो। तो सिंपल यहाँ पे 2 मार्क इस तरह समझने के, डायग्राम के आ गए, 2 मार्क आपके आ गए पॉलिसी। तो सिंपल सी पॉलिसी क्या है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें ताकि आप और ज्यादा लिथियम को एक्सट्रैक्ट कर सकें। ठीक है, सप्लाई साइड पॉलिसी पे ना जाओ, सिंपल रखो अपने आंसर को, सप्लाई साइड पॉलिसी पे क्यों जा रहे हो? खैर सब्सिडी वगैरह की आप बात कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। आगे, एक्सप्लेन वेदर अनएम्प्लॉयमेंट कॉस्ट
sorry, explain whether unemployment caused by the diversification of petrostates away from oil and gas production is likely to be cyclical or structural, and consider which type of unemployment is likely to be more damaging to these economies. कहता है अगर आप डाइवर्सिफाई करते हैं, अगर आप डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाते हैं, जैसे हमने यहाँ पे पीछे पढ़ा था, कहाँ पे था, ये रहा, अगर आप डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाते हो तो जो अनएम्प्लॉयमेंट होगी डाइवर्सिफिकेशन से, क्या वो सिक्लिकल होगी या क्या वो स्ट्रक्चरल होगी, पहला सवाल तो ये। दूसरा सवाल उसने ये पूछा है कि यार इन दोनों में से अगर सीजनल है या स्ट्रक्चरल है, कौन ज्यादा हार्मफुल। दूसरा सवाल आपका ये। तो अब यहाँ पे जरा देख लेते हैं बेटा। सिंपली पहले तो आपने दोनों को डिफाइन करना है कि व्हाट इज सिक्लिकल एंड व्हाट इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये बात आपने उसको पहले तो एक्सप्लेन कर दी है, सही है कि होता क्या है। अच्छा, फिर जी आपने प्रॉब्लम्स बतानी है सिक्लिकल और स्ट्रक्चरल की, क्योंकि उसने पूछा ना दोनों में से कौन हार्मफुल है, तो आपने फिर प्रॉब्लम्स बतानी है दोनों की। देखो सिक्लिकल में एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है, डाउनवर्ड मल्टीप्लायर आता है। स्ट्रक्चरल के अंदर जी हमारे पास पूरी की पूरी इकोनॉमी का एक पूरा समझ ले ग्रुप जो है वो अनएम्प्लॉयड हो जाता है, प्रॉब्लम्स आ रही होती है हमारे पास, सही है। तो ये बातें आपने इस तरीके से उसको बतानी। फिर पेट्रो स्टेट्स की वो बात कर रहा है, पेट्रो स्टेट्स की बात कर रहा है कि यार पेट्रो स्टेट्स के अंदर हमारे पास क्या मामला है, अगर वो डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से, मेरे हिसाब से डाइवर्सिफिकेशन में क्या होता है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। रीजन क्या है कि आप अपना पूरा एक प्रोडक्शन प्रोसेस चेंज कर रहे हो, आप अपनी पूरी बिजनेस एक्टिविटी चेंज कर रहे हैं, आप ऑयल से उठ के दूसरी चीजों पे जा रहे हो। अब बेटा अगर आप ऑयल से उठ के लेट से कार मैन्युफैक्चरिंग पे चले गए, या आप टर्शियरी सेक्टर पे चले गए, या किसी और जगह पे चले गए, तो बेटा जो बंदे को ऑयल रिफाइन करना आता है या जो बंदे को ऑयल एक्सट्रैक्ट करना आता है, वो कोई दूसरा काम तो नहीं करेगा ना। सिक्लिकल कब आती है, सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट आती है व्हेनेवर एग्रीगेट डिमांड फॉल्स। समझे बात को। तो व्हेनेवर एग्रीगेट डिमांड फॉल्स तब सिक्लिकल आएगी। अब यहाँ पर अगर मैं डाइवर्सिफिकेशन कर रहा हूँ और मैं दूसरी चीजों की तरफ जा रहा हूँ, सही है, तो यार अगर मैं दूसरा काम करना जानता हूँ तो एग्रीगेट डिमांड तो फिर भी बढ़ ही रही है ना, सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्यों आएगी। ये पहला सिनेरियो है, दो सिनेरियोस की बात करूँ। पहला सिनेरियो क्या है कि अगर मैं दूसरा काम करना जानता हूं तो मैं दूसरे काम की तरफ जाऊंगा, तो वो तो फिट्टूस हो गया ना, फिर एग्रीगेट डिमांड तो कम होने का चांस ही नहीं। तो वो लोग जिनको डाइवर्सिफिकेशन नहीं आती, वो लोग जाएंगे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ये पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो क्या है कि बेटा हम लोग बात कर रहे हैं पेट्रो स्टेट की, वो कंट्री जो ऑयल और गैस पे मेजोरिटी रिलाई करती है, सही है। अब मेरी बात सुनो, तो जब वो मेजोरिटी ऑयल एंड गैस पर डिपेंड करती है और मैं उसको डाइवर्सिफाई करवा रहा हूँ, तो मेजोरिटी वर्कर भी हमारा पेट्रो स्टेट का ही होगा, वो वाला बंदा जिसको ऑयल एंड गैस बनाना आता है। अब कल को अगर मैं डाइवर्सिफाई कर लेता हूँ और मैं दूसरे काम पे चला जाता हूँ, तो मेजोरिटी ऑफ पीपल बेटा अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट तो आ गई, बट बेटा जब मेजोरिटी ऑफ पीपल अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे तो एग्रीगेट डिमांड भी गिरेगी कि नहीं, एग्रीगेट डिमांड भी तो गिरेगी ना। तो आपके पास सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट भी आना स्टार्ट हो जाए। तो ओवरऑल अपने कंक्लूजन में आप क्या बोलेंगे कि यार इट डिपेंड्स अपॉन द स्किल सेट ऑफ पीपल लिविंग इन पेट्रो स्टेट्स, कि आया उनको कोई दूसरा काम करना आता है कि नहीं आता। अगर तो करना आता है तो फिर तो हो जाएगा, अगर नहीं करना आता तो ओवरऑल बेटा जब स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो उससे आपके पास एग्रीगेट डिमांड भी फॉल होगा, और जब एग्रीगेट डिमांड फॉल होगा तो ओवरऑल आपके मुल्क का भी बेड़ा गर्क होना स्टार्ट हो जाएगा। कोई मसले वाली बात बेटा, यहाँ तक समझ गए सारी कहानी, जल्दी से बताएं। ओपिनियन देंगे ना बेटा, नहीं सॉरी ओपिनियन नहीं देना, एक्सप्लेन वाला है ना, ओपिनियन नहीं होगा। तो मैं जनरल एक बात बता, आगे आओ। Assess whether diversification is likely to be more successful in Venezuela or Saudi Arabia as they reduce their dependence on oil। तो बेटा वेनेजुएला की बात हो रही है और सऊदी अरेबिया की बात हो रही है, यहाँ पर वेनेजुएला रेड से आपके लिए हाईलाइट किया गया है पहले से, ठीक है। और वेनेजुएला के लिए ये वाला पैराग्राफ और ये वाला पूरा पैराग्राफ, ये दोनों आपने रीड करने हैं। जहां तक अगर बात करें मिडल ईस्ट की, ये देखो ओमान वगैरह ये लिखे हुए सारे, सऊदी अरेबिया। तो बेटा मिडल ईस्ट और आपने कंपेयर करना है वेनेजुएला को। देखो बात सुनो, उसने खुद ही केस में बता दिया है कि ओमान एंड सऊदी अरेबिया आर रिच कंट्रीज। तो वो दूसरी चीजों पे जा रहे हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ जा रहे हैं, इंटरनेशनल टूरिज्म की तरफ जा रहे हैं, सही है। आपने ये वाली बात उसको पहले तो लिंक करके बताई कि दोनों का ऑब्जेक्टिव क्या है, दोनों की इकोनॉमीज का स्किल सेट क्या है।
यहाँ से आपने अपनी कहानी स्टार्ट, ठीक है। अच्छा, फिर आपने बताया जी कि उनके पास इंटरनेशनल टूरिज्म है, स्ट्रॉन्ग करेंसी है, बेनिफिट्स हैं, फायदा है, कैपिटल है, ये वो मतलब जनरल बेनिफिट्स बता दिए, ठीक है। हाउएवर प्रॉब्लम क्या है कि बेटा दे आर डिपेंडेंट ऑन ऑयल एंड गैस। जब वो लोग ऑयल एंड गैस पर डिपेंडेंट होते हैं तो इनका मेजर प्रॉब्लम क्या है कि उनका अच्छा खासा जीडीपी फॉल हो जाए। तो यार जैसे जीडीपी हमारे पास है तो मेजोरिटी जीडीपी तो एक्सपोर्ट ऑफ ऑयल से ही आ रहा है ना। आपका जीडीपी गिरेगा बेटा, आपका जब जीडीपी गिरेगा तो उसकी वजह से आपके पास प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। दूसरी कंट्रीज वगैरह के ऊपर आपके पास नेगेटिव इम्पैक्ट आना स्टार्ट होगा। बट इफ यू टॉक अबाउट वेनेजुएला, वेनेजुएला में बताया हुआ कैपिटल भी नहीं है, वहां पे बताया हुआ इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स भी अट्रैक्ट नहीं हो रहे, वहां पे बताया हुआ भाई दे फोकस ऑन शॉर्ट टर्म ग्रोथ अदर देन लॉन्ग टर्म ग्रोथ। फिर फर्दर आगे बताया हुआ है कि भाई इनको फाइनेंशियल एड की जरूरत है। 75% इनका जीडीपी जो है वो ऑयल से आता है, सॉरी, इनका जीडीपी 75% से फॉल हो गया क्योंकि हमारा ऑयल एंड गैस हमारा गिर गया है। इनका ऑयल आउटपुट 2020 में 10% पे आ गया, जो 2000 का था, 2000 में जो लेवल था उसका 10% पे आ गया। तो बेटा ये चीजें आपने उसको लिंक करनी है, देखो एप्लीकेशन बहुत जरूरी होती है, एप्लीकेशन बताना आपको जरूरी है। फिर आप बताओ जी, सऊदी अरेबिया और ओमान वगैरह जो है वो इजीली डाइवर्सिफाई कर सकती हैं, वेनेजुएला नहीं कर सकता, प्रॉब्लम है ये और वो है। तो इस तरह फिर कंक्लूजन, कंक्लूजन में पूछता है कि यार दोनों में से सक्सेसफुल कौन होगा, तो क्लियरली नजर आ रहा है सऊदी अरेबिया विल बी मोर सक्सेसफुल, वेनेजुएला सक्सेसफुल नहीं होगा क्योंकि वो एक गरीब कंट्री है, एक डेवलपिंग इकोनॉमी है। सऊदी अरेबिया ओमान वगैरह दे आर डेवलप्ड इकोनॉमीज, उनके पास ताकत है। वेनेजुएला वेनेजुएला जो है उसको बड़ी प्रॉब्लम्स फेस आएंगी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा होगी, लोग जो है हिजरत करके कहीं दूसरे मुल्क चले जाएंगे। समझ में आती है बात। तो ये आपका बेटा पूरे का पूरा डेटा रिस्पॉन्स था, कोई टेंशन यहाँ तक?